नमस्कार बच्चों और सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो आप लोग उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ रहे होंगे और केमिस्ट्री का जो है हम लोगों ने 5 अभिक्रियाओं तक के डाउट को चैप्टर को क्लियर किया था और आज हम लोग जो है उसका कंप्लीट जो है वन शॉट वीडियो लाए हैं आपके लिए। तो इस वीडियो में के साथ जो है आपको फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के सारे वीवीआई क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो इन तक आप हमारे साथ बने रहना और जैसे ही आप इस लेक्चर को पूरा देख लोगे करते हैं और मैं 100% श्योर हूँ कि आप जो है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से कोई भी आया हुआ क्वेश्चन छोड़ नहीं पाओगे। ये मेरा 100% वादा है। तो चलो शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने 4 अभिक्रियाएं पढ़ ली थी और 5वें अभिक्रिया से हम लोग को शुरुआत करना था, तो जल्दी से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 5वां जो अभिक्रिया है उसका नाम है उभय उभय विस्थापन अभिक्रिया नाम है। इसको इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो आप लोग भी अपने पास कॉपी पेन लिए हुए रहो और इसकी परिभाषा मेरे साथ ही आपको लिख लेना है। चलो, तो इसका परिभाषा बनेगा वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आयन का विनिमय करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये है उसकी साधारण सी परिभाषा। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसका बनेगा जैसे कि आपके पास XY है और किसी के पास AB है, तो वो जो अभिक्रिया बनेगा उन दोनों तत्व के मिलाने से वो बनेगा X जो है ये A से अभिक्रिया कर लेगा तो XA बन जाएगा और उसी तरह से Y जो है B के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे YB बन जाएगा। बिल्कुल यही अभिक्रिया होता है और इस अभिक्रिया को बोला जाता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। आई होप कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। अब जो है इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि किन किन तत्वों पर इस प्रकार से होते हैं। तो एग्जांपल में अभी हमारे पास जो है FeS है। इसका जो नाम है बोलते हैं इसको फेरस सल्फाइड। जी हाँ, तो बच्चों इसका फेरस सल्फाइड इसको बोला जाता है। और अगर हम लोग H2SO4 से इसकी अभिक्रिया कराएं, H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ, तो H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अगर हम लोग फेरस सल्फाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा निर्माण होगा ये जो SO4 है वो हाइड्रोजन से छीन के किसके पास चला जाएगा? फेरस के पास यानी आयरन के पास। और ये जो सल्फर है वो किससे जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। ये हमने इस अभिक्रिया की परिभाषा में समझ रखा है। तो चलो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा Fe और SO4 बन जाएगा, यानी कि ये इसको सल्फेट बोलते हैं और ये Fe है यानी कि फेरस सल्फेट। और अगर हम लोग दूसरा चीज देखें तो H2 और S बन जाएगा। H2S एक गैस है। हमने पहले जो लेक्चर में पढ़ा था कि गैस को हम लोग दर्शाते हैं ऊपर की ओर और ये जो है एक लिक्विड है। तो H2S को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया की उदाहरण थी। और एक दो एग्जाम्पल और है और
चलो कमेंट में आपको देते हैं कि आप जो है इससे अगर समझ गए होगे तो इसका आंसर क्या देते हो। ये है, ये आपको होमवर्क के लिए है, और जब बन जाए आप आंसर इसका कमेंट में कर सकते हो या यस लिख देना, आई कैन डू इट। ओ ये तो मैंने आंसर ही दिया था। एक ये है, और चलो ये आपको घर से बना लेना है। दूसरा जो अभिक्रिया हम लोग सीखने वाले हैं वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। इसको हिंदी में बोलते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे 6 नंबर जो है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया को इंग्लिश में बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया को इंग्लिश में रिएक्शन बोलते हैं। इसको कर लेते हैं थोड़ा छोटा और यहाँ पे रख देते हैं इसको। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को ले चलते हैं यहाँ पे। तो 6 नंबर अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये अभिक्रिया जो है काफी आसान है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब होता है कोई भी चीज जो ठोस बन के उस अभिक्रिया में निकल जाए, वैसे अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना ही है बच्चों। अब इसको अगर हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या था, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल जो है ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, उस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं डबल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका अगर हम लोग प्रैक्टिकल में एग्जांपल लें तो एग्जांपल इसका होगा, हमारे पास NaCl है, अगर हम लोग इसको AgNO3 से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि AgCl जो है, जो कि एक ठोस है, वो इस विलयन से अलग हो जाएगा ठोस के रूप में, और NaNO3 अलग हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये AgCl जो है, अमोनियम क्लोराइड जो है, सॉरी सिल्वर क्लोराइड जो है, ये जो है अभिक्रिया से ये जो विलयन है उससे अलग हो गया है और ये अलग विलयन प्राप्त हुआ है। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। चलो, तो मेरे पास तो अभी एग्जाम्पल है नहीं, देखते हैं कि अगर आपको एग्जाम्पल कोई मिले आप उसको सॉल्व करो और बताओ कि क्या आपने वैसा एग्जाम्पल सॉल्व किया या नहीं। चलो, तो नेक्स्ट अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं काफी आसान भाषा में और काफी सिंपल, जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलो इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो इंग्लिश वर्ड है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अभी तो मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ और नाम मैंने आपको बता ही दिया। तो ये अभिक्रिया जो है काफी आसान है। इसको बोला जाए कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म मिलकर लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म मिलकर लवण और जल बनाते हैं उसे
चलो इंग्लिश में यहाँ पे लिख देता हूँ, उसमें उस वर्ड में इंग्लिश में छूट भी गया टॉपिक में, उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन, ये इंग्लिश वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग जब 11th में पढ़ोगे तो इसी से पढ़ना होगा ना, इंग्लिश में ही। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग इसका परिभाषा समझ लेते हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। क्या था मेरे साथ, आप देख सकते हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म, फिलहाल के लिए तो हम लोग अम्ल और भस्म को बस याद करेंगे। आपका जो सेकंड चैप्टर है उसमें अम्ल भस्म के बारे में अच्छे से समझाया गया। अम्ल भस्म मिलकर और लवण जल का निर्माण करते हैं, तो लवण के बारे में भी आपका एक स्पेसिफिक टॉपिक है उसी में, तो समझ लेना है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो इसका दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो हमारे पास एक ये जो है अम्ल है, इसका नाम है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड, या हाइड्रोक्लोरिक हम लोग बोलते हैं। दूसरा मेरे पास एक भस्म है, याद रखना है OH जिसमें है वो भस्मी अधिकतर होता है, और H अगर सिंपल किसी में है तो वो अधिकतर अम्लीय होते हैं। खैर ये अम्ल भस्म का कॉन्सेप्ट अगर आप छोड़ भी दो तो ये आपको सेकंड चैप्टर में अच्छे से समझना ही है। मान लेते यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये अम्ल है और ये भस्म है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक लवण बनेगा, तो लवण कौन होता है, NaCl। और जल का तो अब रिएक्शन का जो जल के जो सूत्र है वो आप जानते हो। तो यहाँ पे दो चीज था मेरे पास, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था। इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या बना है, सोडियम और ये क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड और H2O यानी कि जल। तो यहाँ पे देख सकते हैं अम्ल भस्म मिला, ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड एक लवण है, और यहाँ पे हम लोग को जल प्राप्त हो गया। तो ये बस आसान सी प्रक्रिया थी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, H2SO4 प्लस 2KOH से क्या बनेगा, ठीक है, इस अभिक्रिया को सॉल्व कर लेना है। चलो नेक्स्ट हम लोग 7 अभिक्रियाओं को सॉल्व कर चुके हैं, और आपके जो बुक है उसमें 9 अभिक्रियाओं के बारे में वर्णित है, और उन्हीं 9 अभिक्रियाओं को हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट जो है वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या इंग्लिश में फोटोकेमिकल रिएक्शन। इंग्लिश वाला वर्ड मैं नीचे लिख दूंगा, आप लोग समझ लेना। तो इसकी परिभाषा जो है काफी सिंपल है, नाम ही में परिभाषा है इसका। वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो, बस उसे फोटो केमिकल, यहाँ पे फोटो केमिकल में दूसरी तरह से लिख देता हूँ, उसे फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो वैसी अभिक्रिया है जिससे जो सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर हम लोग इसकी परिभाषा के बाद हम लोग अगर सिंपल बातों पे ध्यान दें तो दैनिक जीवन में इसका जो एग्जाम्पल बनेगा वो एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2, ये हो जाएगा HCl। अब H2 प्लस Cl2 बन जाएगा HCl। ये जब भी बनेगा हाइड्रोक्लोराइक अम्ल, वो प्रकाश की उपस्थिति यहाँ पे होगी, तभी हाइड्रोजन और क्लोरीन जुटेगा और हाइड्रोक्लोराइड
बनेगा। हाइड्रोक्लोराइड को ये हमारे पेट में भी होता है, खैर ये आपको आगे भी पढ़ना है। दूसरा जो सबसे फेमस अभिक्रिया जो है वो है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। इसका अगर हम लोग देखें तो जानते हैं कि सी सी मतलब 6CO2 जो कि एक गैस है, 6H2O जो कि एक लिक्विड है, और ये जब सूर्य के प्रकाश आता है तभी, यहाँ पे दो चीज का जिक्र नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए जिसका नाम आप लोग जानते ही हो, 6H12O6 और 6O2 का निर्माण होता है। तो ये जो प्रकाश के संश्लेषण की जो विक्रिया है ये जब भी होगा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती ही है। तो ऐसे बहुत सारे विक्रिया हैं। तो आई होप कि आप जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से समझ गए होंगे अब, और पीछे भी समझते आ रहे होंगे। एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए वो है ऑक्सीकरण और अवकरण। इसको थोड़ा अच्छे से समझना है आप लोगों के लिए। इसको समझ गए मतलब कि समझ लो कि आप इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। तो 9th नंबर जो है उसका नाम है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ये 9th रिएक्शन था, काफी सिंपल है, देखना ध्यान से, इसको समझ लो। तो केमिस्ट्री जो है फर्स्ट चैप्टर एकदम इजी। और इजी का जहाँ तक बात है कि आप अगर हमारे साथ जुड़े रहो तो देख लेना पूरा क्लास 10th 11th कोई भी एनी स्ट्रीम में आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल साथ में जुड़े रहना है आप लोग को। ऐसे भी आपने यहाँ तक क्लास देखा है तो आप बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे हो, तभी आपने यहाँ तक जुड़ने का प्रयास किया है। खैर, तो इसका अगर हम लोग परिभाषा लिखें तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो चीज है, ऑक्सीकरण है और अवकरण है। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज है, उन दोनों के मिलाने से जो अभिक्रिया बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जिसका जो नाम है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये जो चीज है हमेशा साथ साथ होती है, तो इसीलिए ऑक्सीकरण अवकरण को साथ ही लिखा जाता है। खैर, इतना बताने के बाद जो है अब मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ। और जहां तक इसका इंग्लिश का वर्ड है तो ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं और अवकरण को रिडक्शन बोलते हैं। और क्रिया का आप लोग जानते ही हो कि उसको रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें कि एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो सदैव साथ साथ, ये साथ साथ लिख देता हूँ है ना, जो सदैव साथ साथ होती है उसे, इसका मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ। दूसरा नाम मैंने बताया, इसका दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो, इस अभिक्रिया से जो है अभी इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं पता चला है, बस अगर इस रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहा जाता है ये भी पता नहीं चला है, बस समझने की जरूरत है। अब हम लोग जो है इसमें जो ऑक्सीकरण को अलग छांटते हैं और अवकरण को अलग छांटते हैं, तब हम लोग को समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्योंकि ये उसी का पार्ट है रेडॉक्स का ही। तो ऑक्सीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो अभिक्रिया है, अगर इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जो है त्याग होगा तो भी ऑक्सीजन है, यानी हाइड्रोजन अगर अपने आप से वो फेंक दे, ये हाइड्रोजन को फेंक दे तो भी ऑक्सीकरण है। और अगर वो चीज जो है, वो तत्व जो है, मान ले कोई तत्व है, वो ऑक्सीजन को अपने में मिला ले तो भी ऑक्सीकरण होगा। समझ रहे हो, दो तरह से ऑक्सीकरण होगा, अगर ये हाइड्रोजन को फेंक दे तो भी ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीजन को अपना ले तो भी ऑक्सीकरण होगा। इसको यही चीज परिभाषा में लिख लेते हैं।
वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर हम लोग एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये C है और ये O2 है, ये मिला तो CO2 बना। अब क्या यहाँ पे हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है? तो आंसर है नहीं। तो क्या ये ऑक्सीकरण नहीं हुआ? तो ये भी बात है कि नहीं, ये ऑक्सीकरण है। तो क्यों है? क्योंकि ये जो C है वो O2 से मिला और बना लिया CO2, यानी ऑक्सीजन का जो है संयोग किया। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब एक हाइड्रोजन वाला समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन को कैसे त्याग किया जाएगा। तो मेरे पास है HCl है, ठीक है, और इसको हम लोग अभिक्रिया MnO2 से कराते हैं। इसको ताप अगर देते हैं तो ये बन जाता है, इसको मैं दूसरा पेज पे लिख देता हूँ, है ना, वही ठीक रहेगा। चलो, तो मेरे पास क्या था? मेरे पास HCl था और इसको अभिक्रिया करा दिए MnO2 से, इस पे ताप दिए थोड़ा, और तो ये बन गया MnCl2 प्लस में 2H2O और फिर प्लस में Cl2 जो कि गैस है। अब इसको संतुलित करने के लिए, चूंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 दे देते हैं, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, ये 2, ये भी 4 पूरा हो गया। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है। यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन के साथ ये क्लोरीन था, अब ये क्लोरीन इसको त्याग कर दिया तो ये ऑक्सीकरण हो गया। फिर उसके बाद जो है इसी चीज से समझ में आ गया कि ये हाइड्रोजन का यहाँ पे त्याग हो रहा है। वैसे हम लोग खोजेंगे तो यहाँ पे भी अवकरण मिल जाएगा, ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन का कोई ग्रहण भी करे, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन को ग्रहण नहीं किया है। तो ये पक्का हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन को सब छोड़ ही दिया है, बाकी सबने क्लोरीन, ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया मैग्नीशियम में और इसको छोड़ ही दिया है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होते हैं और कैसे होते हैं। यहाँ पे एन भूल नहीं जाना है कि एन लिखे हैं, ये नहीं कि टीचर को गलत बता देना। खैर, नेक्स्ट है अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका जो परिभाषा बनेगा वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की जो परिभाषा है उसके उलट में बनेगा। जैसे कि उसमें क्या था, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को त्याग कर रहा था, ऑक्सीजन का संयोग कर रहा था, तो इसमें क्या बनेगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन से, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ हाइड्रोजन से संयोग या ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का त्याग करे, वह अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया कहलाएगी। बस इतना ही है। वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का त्याग हो, वह अभिक्रिया जो है अवकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इसका अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मेरे पास 2H2 है, ये 2 आगे लगाया गया संतुलित करने के लिए और हमको मिल गया H2O। तो ये जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर लिया, यानी कि ये अवकरण है। अब एक देख लेते हैं कैसे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन का जो त्याग कर रहा है। तो
CuO है मेरे पास और H2 से अभिक्रिया करा दिए हैं। तो अगर ये CuO जो है ये O को छोड़ देगा तो ये हो जाएगा अपकरण। तो Cu छोड़ दिया इसको और H2 बन गया, तो ये छोड़ दिया इसलिए ये अपकरण हो गया। तो इस तरह से ऑक्सीकरण और अभिकरण अभिक्रिया है। अब देखते हैं ये दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है। तो लिख देते हैं दोनों साथ साथ कैसे। तो मेरे पास यहाँ पे है CuO है और H2 है, इससे बना Cu प्लस H2O, ये हमने अभी देखा। अब इस अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया है, रेडॉक्स ऑक्सीकरण भी है और अपकरण भी है। तो कैसे देखते हैं समझकर। यहाँ पे देखो इस अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन का इसने कॉपर ने त्याग कर दिया। जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है वो क्या होता है, अवकरण। ठीक है। अब देखते हैं कोई ऑक्सीजन का ग्रहण भी कर रहा है क्या। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, ये जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। बस अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है तो आपको ऑक्सीकरण अपकरण भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि इस टॉपिक को मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा समय भी दिया है, थोड़ा सा बच्चे क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और हम नहीं चाहते कि मेरा कोई भी स्टूडेंट इन चीजों में कंफ्यूज हो या इन चीजों के कोई भी चीज में कंफ्यूज हो। ठीक है। तो अब टॉपिक का जो है इतना आपने रुक ही लिया है, तो थोड़ा सा और है, उसके बाद जो है लेक्चर कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ जुड़ा। और चलो तो 2-3 टॉपिक है, लास्ट है। ये जो टॉपिक मैं अभी लिखवा रहा हूँ ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव। अब दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव को हम लोग देखते हैं कि क्या प्रभाव होता है दैनिक जीवन का। प्रभाव तो इसका जो पहला जो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का जो प्रभाव हम लोग को देखने में मिलता है वो है भोजन के पाचन में। समझ रहे हो, भोजन के पाचन में हम लोग को ऑक्सीकरण अवकरण के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये एग्जांपल के लिए, जैसे कि हम लोग खाते हैं क्या, ग्लूकोज खाते हैं। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज, सॉरी यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे 6O2 होगा। ग्लूकोज अगर हम लोग सांस लेते हैं, ये पेट से खाते हैं और ये सांस लिए, तो फिर क्या बनता है, इससे हम लोग को CO2 मिलता है, फिर H2O मिलता है और जल मिलता है, सॉरी जल तो हो गया, ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये उदाहरण है ना, इसमें ये जो है ऑक्सीजन का जो है त्याग भी कर रहा है इसमें अभिक्रिया में, फिर ग्रहण भी हो रहा है। तो ये उदाहरण है ऑक्सीकरण अपकरण का। दूसरा हम लोग देखें उदाहरण, तो भोजन के दुर्गंधित होना। भोजन के दुर्गंधित होने में इसका काम है कि अगर आप भोजन को लंबे समय तक खुले वातावरण में छोड़ दीजिएगा तो उसका जो है भोजन जो है दुर्गंध आने लगती है। तो ये किस चीज का उदाहरण है। हाँ, तो ये भी है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण के उदाहरण है। तो इसमें होता क्या है कि आप जब भोजन को खुले वायु में छोड़ देते हैं तो वो उसमें जो मौजूद वसा और तेल होता है वो ऑक्सीजन के द्वारा, वातावरण के जो ऑक्सीजन है, माने कि ये आपका भोजन है और इसमें ये थाली है और इसमें जो भोजन है, तो इसमें जो मौजूद वसा है और खाने में जो उपयोग किया गया तेल है, ये जो है वातावरण के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है और इसी के कारण जो है हम लोग को उसमें से
अप्रिय गंध पता करने लगता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जिन चीजों में इन दोनों का उपयोग नहीं होता है वो जो है काफी अधिक दिनों तक चलते हैं, जैसे कि सूखे चीज। खैर, भोजन को दुर्गंधित होने से हम लोग को बचाने के लिए कई सारे अ, उपाय भी हैं, जैसे कि ये, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसको पहले जो उपाय है, पहला, ये इसका टॉपिक पहले दे देता हूँ। बचाने के उपाय। पहला उपाय है रेफ्रिजरेटर में रखना। उसके बाद है दूसरा उपाय, वायुरुद्ध बर्तन में रखना। और तीसरा उपाय है विशेष प्रकार के एंटी ऑक्सीडेंट का उपयोग, जिससे क्या हो कि ऑक्सीकरण या अवकरण ना हो, या ऑक्सीकरण ही ना हो। खैर, ऑक्सीकरण ना होगा तभी तो उसमें, क्योंकि ऑक्सीकरण अवकरण नहीं हो सकता है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। ठीक है। खैर, अब उन बातों को छोड़ते हैं और आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे, क्योंकि जहां ऑक्सीकरण होता है अवकरण भी वही होता है। ये हमने देखा कि दोनों हमेशा सदैव साथ साथ चलते हैं। ठीक है। तो अगला जो है थर्ड नंबर, इसमें जो है थर्ड नंबर जो है संक्षारण। संक्षारण का मतलब आप लोग समझते हो, कोरेजन लगना, मतलब कि जंग लगना। ये भी जो है उदाहरण है ऑक्सीकरण अवकरण के। कई जो धातु होते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो जंग की परत चढ़ा लेते हैं, ये आपको चैप्टर नंबर 3 या 4 में पढ़ना है। अगला है दहन की प्रक्रिया। ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि बिना जो ऑक्सीजन के आग जल ही नहीं सकता है। तो ये चीज था ऑक्सीकरण अवकरण का। अब थोड़ा सा चीज और है कि दहन और ज्वाला वाला। तो ये भी चैप्टर को मैं अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये इस 30 मिनट्स हो चुके हैं। तो कल के क्लास में आपको ये थोड़ा सा बाकी है, और थोड़ा सा ये जो है 10 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं नहीं बता सकता हूँ। ये क्लास थोड़ा बड़ा हो गया तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, और वो इन चीजों से थोड़ा सा हटके भी है। खैर, तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा और राधे राधे। अगर